वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन मुहिम का लिया जायजा। कोरोना से मुतालिक रवैये के बारे में जानकारी के लिए 6 से 14 अप्रैल तक चलेगी खुसूसी मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए अवामी शराकतदारी से मुहिम जारी रखने पर दिया जोर। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोरोना के मुताबिक रवैये और वैक्सीन की हिकमत अमली अपनाने को कहा। महाराष्ट्र में लगाया गया हफ्ते के आखिर का लॉकडाउन। पूरी रियासत में लगाई गई दफा 144। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और बार रहेंगे बंद। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 9वीं तक के स्कूल किए गए बंद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद आला अफसरान के साथ की मीटिंग। कहा कि बेकार नहीं जाएगी जवानों की कुर्बानी। तसादुम में 22 जवान शहीद, कई नक्सली ढेर। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और आसाम विधानसभा इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम खत्म। मगरबी बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए भी खत्म हुई तशहीरी मुहिम। कल डाले जाएंगे वोट। पोलैंड के ह्यूबर्ट हुर्केस ने जीता मियामी ओपन खिताब। फाइनल में इटली के हरीफ को 7-6, 6-4 से दी शिकस्त। एटीपी मास्टर्स इवेंट जीतने वाले पोलैंड के पहले खिलाड़ी बने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, वज़ीर दाखिला ने कल इस मामले पर एक आला सतही मीटिंग की थी और आज वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए हैं। वज़ीर दाखिला वहां किन किन बातों का जायजा लेंगे? जी सुधाकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सुधाकर, वजीर दाखिला ने कल इस मामले को, नक्सली हमले को लेकर कल एक मीटिंग की थी और आज वो वहां का दौरा कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो किन किन बातों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि गृह मंत्री सबसे पहले बीजापुर जाएंगे, वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो साथ ही साथ कई घायल जवान वहां भी भर्ती हैं, तो उनसे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री रायपुर जाएंगे। हम जानते हैं कि कुछ जो जवान क्रिटिकली घायल थे वो रायपुर के अस्पताल में भर्ती है, वहां वो जवानों से मुलाकात करेंगे। मुमकिन है बीजापुर या रायपुर में से कहीं वो सुरक्षा स्थिति की भी पूरी समीक्षा करे राज्य के आला अधिकारियों के साथ। और लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत अहम संदेश है ऐसे वक्त में जब देश के जवानों ने देश के लिए खून बहाया है, उन जवानों को पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए सुरक्षा बल जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब से घटनाक्रम की खबर मिली है, गृह मंत्री लगातार पूरी जानकारी लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो गृह मंत्री ने भी ये संकेत और संदेश साफ तौर पर दिया था कि जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई है और मजबूती से, तेजी से वो जारी रहेगी और इसको परिणाम पर तक लेकर जाएंगे। तो उस संदेश को देखते हुए अगर आप इस दौरे को देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासतौर से एक ऐसा वक्त है, हमारे देश के जवानों ने जो शहादत दी है, उनके जवानों के परिवार जन के साथ ये खड़ा होने का मौका है। गृह मंत्री कुछ एक तरह से गार्जियन के भूमिका में वो वहां जा रहे हैं। घायल जवानों से वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, किस बहादुरी से उन्होंने नक्सलियों का मुकाबला किया। जानकारी ये भी आई है कि 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को भी बहादुर जवानों ने मार गिराया है मुठभेड़ में। तो तमाम चीजों की जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये भी जायजा लेने की कोशिश होगी कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाना है। उस लिहाज से कह सकते हैं बेहद ही ये महत्वपूर्ण दौरा है। और हमने देखा कल भी गृह मंत्री
जब असम में उनका महत्वपूर्ण चुनावी दौरा था, उसको बीच में ही छोड़कर गृह मंत्री दिल्ली लौटे थे। दिल्ली आकर उन्होंने आला अधिकारियों के साथ पूरे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी, आगे की रणनीति तैयार की गई थी। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ सीधे पहुंच रहे हैं। तो कितनी गंभीरता से मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, गृह मंत्री किस तत्परता से पूरी चीजों की सीधे खुद समीक्षा कर रहे हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है, उनके इस दौरे से उसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। जी सुधाकर, वहाँ उनके दौरे से एक मुस्बत पैगाम तो जा ही रहा है, खास तौर पर जो फौजी हैं उनके अंदर एक हौसला भी बंधेगा उनका अगर वो वहाँ पर पहुंचेंगे। खास तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस नक्सली हमले के बाद तमाम सिक्योरिटी अफवाज मिलकर कार्रवाई कर रही हैं और इस सिलसिले में क्या गौर खौज किया जा रहा है? जो बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये नक्सली हमले के दौरान हमारे बहादुरों जवानों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था, ये बात साफ हो चुकी है। जिस तरह से उन्होंने नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया, उनका हताहत किया, और ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से साफ है। दूसरी बात, जरूर एक बौखलाहट है नक्सलियों के भीतर, और हम जानते हैं कि बीते 5-6 वर्षों की 7 वर्षों की बात करें तो ना सिर्फ नक्सली घटनाओं में 50-55% से ज्यादा की कमी आई है, बल्कि नक्सली घटनाओं की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 60-70% तक कम हुआ है। तो एक तरह से उनका दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, और सिर्फ चुनिंदा जिले बचे हैं देश के कुछ राज्यों के जहां नक्सलियों का असर है। ऐसे कई इलाके जहां एक में प्रशासन या पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, वहां आज हमारे सुरक्षा बल, प्रशासन और विकास की रोशनी पहुंची है। तो एक वो घबराहट नक्सलियों में है, जरूर वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं के जरिए अपने कैडर को कोई मैसेज दे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी घेराबंदी हो चुकी है। खासतौर से ऐसे इलाके जो सीमावर्ती इलाके होते थे, सघन जंगल के इलाके होते थे, और हमारे जवानों ने बहादुरी से, रणनीतिक तरीके से वहां भी अपनी पैठ और पहुंच बनाई है। उसकी वजह से नक्सलियों को भी एक बड़ा आघात परसों के मुठभेड़ में हम पहुंचा पाए। लेकिन निश्चित तौर पर आगे की रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से इन बहादुर जवानों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो उसकी पूरी समीक्षा करेंगे, उसकी बात। लेकिन ये एक खास तौर से ये एक मौका है, ये संदेश गृह मंत्री दे रहे हैं कि जो देश के बहादुर जवान हैं, जो उनके परिवारजन है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है परिवारजनों के साथ। जो घायल जवान है उनसे सीधे मिलकर उनका हौसला बढ़ाने वहां पहुंचेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और आपके साथ पूरी मोदी सरकार, पूरा देश खड़ा है, और आपके तमाम प्रयासों को एक तरह से आपका हाथ थाम के उसको गति देने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश गृह मंत्री के इस दौरे से जाएगा। हाँ सुधाकर, जाहिर सी बात है कि जब वज़ीर दाखिला वहाँ पर दौरा करने के लिए पहुँचेंगे तो नक्सलियों में एक जाहिर सी बात है कि एक बौखलाहट होगी, और एक पैगाम भी यही जाएगा कि जो हमारे वतन हैं, जो सभी लोग हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नक्सली इलाकों में तरक्याती कामों को तेज़ करने पर भी गौर हो रहा है, तो इस सिलसिले में क्या काम किया जा रहा है? देखिए, बहुत खास तौर से नक्सलियों की जो रणनीति रहती है कि जो खास तौर से जंगल में आदिवासी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनमें भय फैलाया जाए, और उनमें जितनी अशिक्षा होगी, जितना उनको डराया जाएगा, उसके जरिए उनको बरगलाने की कोशिश की जाए, और ये उनकी रणनीति रही है। और जानते हैं जहाँ जहाँ देश के जिन हिस्सों में विकास की रोशनी पहुंची है, नक्सलियों का तरह से साम्राज्य उखड़ा है। तो कोशिश यही है उन इलाकों में। हम जानते हैं कि बीते अगर सिर्फ 5-6 वर्षों की बात की जाए तो 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाई गई है। आकांक्षी जिलों के वाले कार्यक्रम के प्रधानमंत्री मोदी का ये जो एक बहुत अहम कार्यक्रम था, उसके जरिए इन जिलों में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कम्युनिकेशन हो, उस तरह की जो तमाम जो उपाय हैं वो वहां पहुंचाया गया। उसकी वजह से गांव वालों को भी एक तरह से नक्सलियों की असलियत और उनका जो भय फैलाने का एजेंडा उनके सामने आया है। तो ये एक हताशा, निराशा हमने दिखाई। लेकिन निश्चित तौर पर जो एक नक्सल है, नक्सलियों को जो शहरी नक्सली है उनसे जो समर्थन मिलता है, देश विरोधी ताकतें जो उनसे समर्थन मिलता है, उस नेक्सस को भी लगातार तोड़ने की कोशिश। हम जानते हैं कि NIA कई हाई प्रोफाइल जांच कर रहा है, उसमें तमाम तरह की जानकारी आई है कि एक तरफ
नक्सली गांव वालों को विवश करते हैं नक्सली बनने के लिए, जबकि खुद के बच्चों को वो अच्छे शिक्षा संस्थानों में, विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें जो सच्चाई सामने आती है, तो निश्चित तौर पर उनकी जमीन और उनका पांव जरूर उखड़ता है। तो ये चौतरफा कार्रवाई, एक तरफ विकास की रोशनी पहुंचाना, दूसरी तरफ सुरक्षा के नजरिए से घेराबंदी करना, उनको पीछे धकेलना, तो ये तमाम चीजें हुई है। नक्सलियों का बढ़ता आत्मसमर्पण हो या फिर वो जो लगातार नक्सली कैडर विमुख हो रहे हैं अपने नक्सली नेताओं से, और वो देश के संविधान में आस्था जता रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं चिंता जरूर बढ़ाती हैं। तो उस लिहाज से इसका पूरी तरीके से आकलन और उसके आधार पर एक करेक्टिव कोई स्टेप्स की जरूरत है तो वो भी उठाए जाने की जरूरत है। तो उन तमाम चीजों की भी समीक्षा करेंगे गृह मंत्री जब वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, और सीधे उन लोगों से संवाद करेंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। जी सुधाकर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत जो है वो नक्सली इंतहा पसंदों को ख़त्म करने के लिए मुसलसल काम कर रही है, जैसे कि आपने बताया है, और इस नक्सली इलाके के लोगों में भी इसके बाइस से एतमाद पैदा हुआ है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की, गृह मंत्री अमित शाह की जो खासतौर से नीति रही है, हम जानते हैं कि और ये एक चौतरफा रणनीति की वजह से ये तमाम चीजें हो पाई हैं। चाहे नक्सली हमलों में जानते हैं कि 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत बीते 2-3 दशकों में हुई है, जिसमें आम नागरिक हैं, सुरक्षा बल हैं। तो उन सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस तरह की मौतों को घटाना। दूसरी जो एक दहशत का माहौल, दहशत का राज नक्सलियों ने कायम किया है, और एक वक्त में कई ऐसे इलाके जिनको लिबरेटेड जोन माना जाता जी था। सुधाकर, हुकूमत की तरफ से कई तरह के इक़दामात किए गए हैं ताकि ये नक्सली हमले रुक सकें, और इन इलाकों की तरक्की के लिए भी बहुत कुछ इक़दामात किए गए हैं। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके भी कहा है कि ये जो फ़ौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की। इसमें काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी समेत तमाम आला अफसरान शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से बचाव की तमाम तदाबीर पर जोर दिया। उन्होंने 5 नुकाती हिकमत अमली बताते हुए इस वबा की रोकथाम के लिए कदम उठाने को कहा। और मुल्क में अब तक 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया की इस सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम में भारत ने 78 दिन के दौरान 7.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराकें लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 16 जनवरी को सेहत एहलकारों को वैक्सीन लगानी शुरू की थी। 2 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स और 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा के संगीन बीमार अफराद को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ था, और 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी। वजारत सेहत के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर कोरोना से सेहतयाब होने की शरह कम होकर 93.14% हो गई है। 24 घंटे के दौरान 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान 93,249 नए मरीज भी सामने आए हैं। 8 रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजाना सामने आने वाले नए मामलों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क भर में सामने आ रहे नए मामलों में तकरीबन 80% इन्हीं रियासतों से हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में आज सुबह कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। वहां कल वबा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के
57,047 नए मामले सामने आए हैं और 222 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 27,508 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलात की तादाद बढ़कर 30,10,597 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 4,30,503 है, जबकि अब तक रियासत के 55,878 लोग कोरोना से हलाक हो चुके हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में रियासती काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम इक़दामात का ऐलान किया गया। और वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोविड-19 के 4,033 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये कौमी राजधानी में गुज़िश्ता बरस 4 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। इस वबा से मुतासिर होने वाले कुल अफराद की तादाद 6,76,414 हो गई है, जबकि अब तक 11,081 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली के महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से 21 अफराद की मौत हो चुकी है। इस दौरान 86,899 नमूनों की जांच की गई है। 2,677 मरीजों के ठीक होने के साथ अब तक 6,51,351 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरकजी खित्ते जम्मू कश्मीर में कोरोना को देखते हुए पहली से 9वीं क्लास तक के स्कूल 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब 10 से 12वीं क्लास तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान हुकूमत ने कोविड मामलात में इजाफे की वजह से राजस्थान में दाखिले होने और रियासत से बाहर सफर करने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया है। रियासत में जिला मजिस्ट्रेट रात का कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं। कर्फ्यू के लिए रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद हुकूमती इजाजत की जरूरत होगी। वहीं बिहार हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर निगाह सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग मराकिज को 11 अप्रैल तक बंद रखने का हुक्म दिया है। स्कूल और कॉलेज पहले से तयशुदा कोविड प्रोटोकॉल के तहत इम्तिहान ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा में नई हिदायत जारी की गई हैं। इनके तहत रियासत में बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। किसी अंदरूनी जगह पर गुंजाइश से आधे लोगों को ही जमा होने की इजाजत होगी। रियासत में कहीं भी 200 से ज्यादा अफराद के एक साथ जमा होने पर भी रोक लगाई गई है। और अब बात करते हैं इंतखाबात की। मगरबी बंगाल विधानसभा चुनाव की तशरीह मुहिम जारी है। बीजेपी सदर JP नड्डा आज मगरबी बंगाल में श्री रामपुर और चीनसूरा में चुनावी रैली से खिताब करेंगे। वो टालीगंज के गाड़िया मोड़ तक रोड शो भी करेंगे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी आज हुगली और 24 परगना में 4 रैलियों से खिताब करेंगी। मगरबी बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए तशरीह मुहिम कल शाम खत्म हुई। आजादाना, मुंसिफाना और शफाफ वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तीसरे मरहले के लिए 3 अजला की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आसाम विधानसभा इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए तशरीह मुहिम कल शाम खत्म हो गई। आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस मरहले में कुल 337 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुरअमन पोलिंग के लिए सिक्योरिटी दस्तों की 320 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। तीसरे मरहले में 986 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे और 7,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग होगी। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि BTR के इन 3 अजला में सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात किए गए हैं, जहां कल पोलिंग होगी। उन्होंने लोगों से बगैर किसी खौफ के वोट करने की अपील की। तमिलनाडु में एक मरहले में होने वाले विधानसभा इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम कल शाम खत्म हो गई। रियासत की तमाम 234 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। रियासत की कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर जिमनी चुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी। कोरोना को देखते हुए पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया है। पोलिंग के दौरान EVM का बटन दबाने के लिए वोटरों को दस्ताने दिए जाएंगे। इलेक्शन ऑफिसर ने बताया है कि चेन्नई, त्रिची और कोयम्बटूर में 80 बरस से ज्यादा उम्र के वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक आने जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाएगी।
वहीं केरल विधानसभा चुनाव की तशरीह मुहिम कल शाम खत्म हुई। वहां कल एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। तशरीह मुहिम के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रियासत की 140 विधानसभा सीटों पर 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजादाना और शफाफ चुनाव कराने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। रियासत में 2 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं और 40,771 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग कराने के लिए 3.5 लाख से ज्यादा चुनाव एहलकार और तकरीबन 60,000 पोलिंग अफसरान तैनात किए गए हैं। पुडुचेरी विधानसभा इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम कल शाम खत्म हो गई। रियासत में कल वोट डाले जाएंगे। रियासत में कल शाम 7 बजे से ही दफा 144 लगा दी गई है, जो 7 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। इस मरकजी खत्ते में शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। उधर पुडुचेरी के कराईकल जिले के थरवनलार में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने सोने के सिक्के और रकम जब्त की है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरूफ आज से भारत के 2 रोजा दौरे पर होंगे। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि उनका दौरा हमारे 2 तरफा ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर बहस करने और आइंदा भारत रूस सालाना चोटी इजलास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक खास मौका होगा। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी चर्चा हो सकती है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जाकारवा ने जुमेरात को कहा था कि रूसी वजीर खारजा अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। हुकूमत ने स्टैंड अप इंडिया मुहिम के तहत 5 बरसों में 25,586 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। इस रकम को 1,14,000 से ज्यादा खातों में जमा कराया गया। माशी खुद मुख्तारी और नौकरियों की पैदावार पर तवज्जो देते हुए जमीनी सतह पर कारोबार को फरोग देने के लिए अप्रैल 2016 को ये मंसूबा शुरू किया गया था। मंसूबे की साल 2025 तक के लिए तौसी की गई है। इसका मकसद खवातीन, दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लोगों में कारोबार को फरोग देना है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्ज दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलती है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में हुए एटमी मुआहदे को फिर से नाफिज करने के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कल वियना में बातचीत होगी। इससे पहले दोनों मुमालिक ने इस मामले पर आमने सामने की बातचीत से इनकार किया था। हालांकि वियना में कल होने जा रहे मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका दोनों की मौजूदगी से एटमी मुआहदे की बहाली के इम्कानात मजबूत हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि बातचीत का मकसद 2 माह के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचना है। याद रहे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एटमी मुआहदे से अमेरिका को अलग कर दिया था और ईरान पर फिर से पाबंदियां लगा दी थीं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन इस मुआहदे पर दोबारा अमल के हक में हैं। अलबत्ता ईरान और अमेरिका दोनों ही इस पर अड़े हुए हैं कि इस सिलसिले का पहला कदम सामने वाला मुल्क उठाए। आलमी खबरों पर मजीद नजर डालते हैं, जहां दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस वबा से अब तक 28,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका है, जहां 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आए हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 5,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खेल की खबरों की बात करें तो पोलैंड के ह्यूबर्ट हुक्रेज ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के हरीफ को एक सख्त मुकाबले में 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। वो इस जीत के साथ पोलैंड के ऐसे पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स इवेंट जीता है। और अब पेश है आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जहां जिसकी सफ़े अव्वल की सुर्खी है कोरोना पर सरकारें हुई संजीदा। वज़ीर आज़म की आला सतही मीटिंग। महाराष्ट्र सरकार ने कर्फ्यू का मिनी लॉकडाउन का किया ऐलान। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी बंद करने का हुक्म। दूसरी खबर जो इसमें शाये हुई है वो है सरकारी एजाज़ के साथ अमीर शरीयत सुपुर्द खाक, 5 लाख से ज़ायद अफराद का हुजूम।
एक दूसरी ही सुर्खी है, इसमें महानामा शायर के मुदीर इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का इंतकाल, उनकी भी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियां, और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके खेल के सफ़े की एक सुर्खी है, IPL 2021 इंडियन प्रीमियर लीग पर नहीं है कोई खतरा। BCCI ने पहले ही लखनऊ, इंदौर और हैदराबाद को स्टैंड बाय इनेकाद के मकाम के तौर पर रखा है। इसके अलावा जो सुर्खियां इसमें शाये हुई हैं वो मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में दर्जन भर से जायद शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने और इस पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर अगर नज़र डालें तो वहीं फ्रांस में भी कोरोना की वजह से तीसरी बार मुल्क गिर लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद एक खबर इसमें शाये हुई है जो इंडोनेशिया से है, जहां इंडोनेशिया में सैलाब और ज़मीन खिसकने से 44 अफराद हलाक हो गए हैं। और इसके बाद जो खबर उसमें शाये हुई है वो दूसरे अखबार से है, लेते हैं हम हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। ये खबरें हैं, उत्तराखंड के जंगलात की आग बुझाने के लिए मरकज़ ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। कश्मीर से खबर इसमें शाये हुई है, जहां कश्मीर में दरसो तदरीस मअतल कर दी गई है और ये फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा एक खबर इसमें शाये हुई है, जहां मारूफ अदाकारा शशि कला का इंतकाल हो गया है। उन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उन्होंने कई 100 फिल्मों में काम किया है और काफ़ी नाम भी कमाया है। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी, और इसी के साथ ही अब हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे खबरनामे के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।